बड़ी खबर आज की ये कि बंगाल की चुनावी सियासत में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया है और वो ये कि ममता बनर्जी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन पर आक्रमण किया गया है, उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है और वो भी साजिशन। इस समय अस्पताल कोलकाता के वो पहुंच चुकी हैं, पैरों में उनकी चोट है, चल नहीं पा रही हैं। ये लगातार खबरें हमारे सामने आ रही हैं। नंदीग्राम से जब से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, उन्होंने कहा कि उसके बाद से इस तरह की आशंका थी और अब पैरों में चोट लगने की वजह से अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची हुई है ममता बनर्जी। हम सीधे आपको कोलकाता में उस अस्पताल के बाहर हमारी संवाददाता के पास लिए चलेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आज की ममता बनर्जी को जिस तरह की चोट आई है उसके बाद से लगातार तीखे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था का ये हाल है और अब तक जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं पर जो आक्रमण होते थे उसे लेकर राज्य सरकार संजीदगी नहीं दिखाती थी, आज की तारीख में ये तस्वीर जरा अलग नजर आ रही है। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में ममता बनर्जी को ले जाया गया है। जो पहली तस्वीरें आई थी उसमें भी हम देख रहे थे कि किस तरीके से ममता बनर्जी चल नहीं पा रही है और उन्हें उठाकर रखना पड़ रहा है गाड़ी की पिछली सीट पर। यहां पर स्ट्रेचर पर बाकायदा उन्हें लेकर एसएसकेएम अस्पताल के भीतर ले जाया जा रहा है। नंदीग्राम में पहुंची थी और उसके बाद वहां से लाया गया है यहां कोलकाता। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ हल्दिया से जुड़ रहे हैं। अनुपम, क्या कुछ तस्वीरें भी सामने आ पाई हैं? हम देखते हैं कि चुनावी रैलियां होती है या कोई भी चीज इस तरह की होती है तो वहां पर कम से कम मोबाइल का फुटेज रहता है। क्या तस्वीरें हैं, क्या तस्वीरें सामने आई हैं इस तरह की कुछ? जी देखिए, अभी तक इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। जिस जगह पे ये घटना हुई है उस जगह पर मीडिया कर्मी मौजूद नहीं थे। हालांकि मीडिया कर्मी वहां पर थे लेकिन ठीक उस जगह पर मौजूद नहीं थे। ममता बनर्जी बारुलिया बाजार से जब एक और जगह जाने वाली थी तो जिस जगह पर वो जाने वाली थी ज्यादातर मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे। तो इस दौरान मीडिया के पास कोई फुटेज नहीं है कि घटना जब हुई किस तरह से हुई। मोबाइल में अभी तक कोई फुटेज सामने नहीं आ पाई है। उम्मीद है कि मोबाइल में उस वक्त काफी लोग, क्योंकि भीड़ काफी थी, अंधेरा हो चुका था, ऐसे में कितनी फुटेज आई है, कैसी तस्वीर आई है और आई भी है कि नहीं आई है, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। पुलिस की कोशिश है कि उस दौरान जो भी वहां मौजूद था, जो घटना हुई है, दरवाजा जब लगा है उनके पांव में तो या कैसे लगा है, धक्का लगा है तो किसने दिया है, हादसा है या साजिश है, इन सब बातों की जानकारी के लिए वो फुटेज बेहद जरूरी है। उससे काफी हद तक साफ हो पाएगा कि आखिर ये हादसा है या फिर साजिश की गई है। तो उसको फिलहाल जो मोबाइल वहां पे यूज कर रहे थे उनसे कोशिश की जा रही है कि ठीक उस वक्त के अगर फुटेज वहां पे मिल पाए, वो क्लिप मिल पाए जब अचानक से दरवाजा बंद हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये अभी तक पुलिस की ओर से जो जानकारी हमें मिल रही है कि ऐसी फुटेज अभी तक उनको नहीं मिल पाई है। श्वेता, क्या उनकी सुरक्षा में कोई कमी थी? ये आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। हालांकि चूंकि एक मुख्यमंत्री हैं और उनके पास वैसा सुरक्षा घेरा रहता है, इसीलिए क्या उसको चूक को लेकर टीएमसी की तरफ से बातें की जा रही हैं? जी, ममता बनर्जी ने खुद ही आरोप लगाया है कि उनके साथ पुलिस नहीं थी जिस वक्त हादसा हुआ, जिस वक्त ये घटना हुई और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इशारा किया है कि ये साजिश हो सकती है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पुलिस वाले वहां मौजूद नहीं थे। और हम आपको बताएं कि कल जब ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम में कैंपेन के लिए आई तो वर्कर्स मीट को संबोधित करने के बाद जब वो मंदिरों का दौरा कर रही थी तो उस दौरान सड़कों पर हमारा कॉन्वॉय साथ था। तो वो जो जब सीएम जाती हैं तो जिस रूट से जाती हैं या जहां से भी जाती हैं वहां पर पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं। तो उस दौरान वो पुलिसकर्मी वहां खड़े नहीं थे और जब भी ममता बनर्जी जा रही थी तो काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो रही थी उनको देखने के लिए। जब वो मंदिर में घुस रही थी तो काफी लोगों की भीड़ भी आ रही थी। ऐसे में जब आज जो हादसा हुआ है वहां पर एक कीर्तन का कार्यक्रम था, भीड़ काफी थी ममता बनर्जी को देखने सुनने के लिए। जहां भी जाती है वो भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है, अंधेरा हो चुका था। तो ऐसे में भीड़ की वजह से ये हुआ है हादसा या किसी ने जानबूझकर दरवाजा बंद कर दिया है? सिक्योरिटी उस वक्त क्यों इतनी कम थी कि भीड़ को संभाल नहीं पाई? ये सब
जांच का विषय है। सीएम सिक्योरिटी में कितने लोग मौजूद थे, क्या जो लोकल पुलिस थी उसको इन्फॉर्मेशन थी या नहीं उस रूट की जिस जगह पर ममता बनर्जी जा रही हैं, ये सब जांच का विषय है जिसकी फिलहाल जांच होनी है। इन सारे बिंदुओं पर चुनाव जांच आयोग होना ने ही होगा जांच के क्योंकि आदेश दे दिए हैं। चुनावी समय पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी हो जाता है कि हर एक चीज को सियासी चश्मे से ही देखा जाता है। बहरहाल ममता बनर्जी एसएसकेएम अस्पताल में है कोलकाता के, और वहां पर 6 डॉक्टरों की जो टीम है वो उनके इलाज में इस समय जुटी हुई है। ये अभी पूरा मुआयना किया जाएगा कि जो चोट आई है वो किस तरह की चोट आई है और किस तरह के उपचार की आगे आवश्यकता होगी। लेकिन अभी जो जानकारी हमारे सामने निकल कर आ रही है वो ये कि 6 डॉक्टरों की टीम ममता बनर्जी के इलाज के लिए वहां पर तैनात है। स्ट्रेचर पर लेकर ममता बनर्जी को अस्पताल के भीतर ले जाया गया था। कुछ समय पहले की बस ये तस्वीर है। नंदीग्राम से कोलकाता उन्हें लाया गया और कोलकाता में एसएसकेएम अस्पताल में। ममता बनर्जी को जब चोट लगी थी उस समय उन्होंने क्या कहा था, पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम आगे जानेंगे कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं उनके इलाज को लेकर। मैं कलकत्ता में ऊपर जा कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर 4-5 आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और उनको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुलिस। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुलिस। ओके ओके। कलकत्ता वापस जाएंगे अभी बहुत जरूर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बरोलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? फूल गया पूरा। हाँ दीदी किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? लोकल पुलिस जी कह रही हैं कि पुलिस वाला एक भी नहीं था और चोट ऐसी आई है कि पैर उनका पूरी तरीके से सूज गया है। हमारे साथ प्रेमा राजाराम हमारी संवाददाता एसएसकेएम अस्पताल के सामने से इस समय मौजूद है। प्रेमा, कैसी तबीयत है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जाएगा कुछ देर में? अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी हॉस्पिटल के भीतर है और काफी टेस्ट भी किए जाएंगे क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि उनको पैर पे चोट लगी और ये घटना घटी नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में बैठ रही थी और तब ममता बनर्जी का कहना है कि 3-4 लोग आके दरवाजे को उन्होंने बंद किया और उसके बाद ममता बनर्जी को चोट लगी। अभी टेस्ट किए जाएंगे यहाँ पे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और बाकी सारे तृणमूल कांग्रेस नेता भी है हॉस्पिटल के भीतर। इस वक्त देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स भी काफी हॉस्पिटल के बाहर है। वो लोग ममता बनर्जी के लिए वेट कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है और ममता बनर्जी ने भी कहा है कि ये साजिश है, लेकिन ममता बनर्जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी एसएसकेएम हॉस्पिटल के भीतर है। श्वेता, अनुपम, क्या कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है? क्योंकि अगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि कुछ लोग अचानक आए और दरवाजा उनके पांव पर बंद जिस तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहां तो टीएमसी के समर्थकों से, तो अगर पुलिस नहीं भी थी तो टीएमसी के समर्थक रहे होंगे, तो क्या कुछ लोगों को ऐसा, या फिर पुलिस कुछ लोगों पर इस तरीके से तफ्तीश कर रही है? जी देखिए, इस सिलसिले में इस नजरिए से तफ्तीश जरूर हो रही है, लेकिन अभी तक किसी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है या नहीं है ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। लेकिन वहां पर सिर्फ तृणमूल समर्थक ही नहीं थे, इसके अलावा बहुत ज्यादा भीड़ भी थी, महिलाओं की बहुत ज्यादा भीड़ थी। जो कीर्तन हो रहा था उसे देखने के लिए, उसे सुनने के लिए आसपास के लोग आए हुए थे। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है, अंधेरा हो चुका था। तो उस वक्त में वहां कौन लोग थे, कितने लोग थे और कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाए, ये सब देखने वाला विषय है। क्योंकि
ये जिस जगह पे हुआ है यहाँ सीसीटीवी वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में या तो मोबाइल फुटेज, ये सबसे बड़ा जो पुलिस के पास हथियार हो सकता है, जांच का बिंदु सबसे बड़ा यही है कि मोबाइल फुटेज में आ जाए कि उस वक्त में किसने धक्का मारा, कैसे धक्का लगा। और दूसरी बात है कि पुलिस ने जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन बहुत सारे लोग थे, ऐसे में आइडेंटिफाई करना कि उनके ठीक उस आसपास कितने लोग थे, ये बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। तो पुलिस से जो हमारी लास्ट बात हुई है कि जहां पे जिस जगह पे घटना हुई है वहां पे पुलिस पुलिस के जो लोग अधिकारी मौजूद थे उनसे बात करके वहां पर जो लोग मौजूद थे, स्थानीय लोग, उनसे पता किया जा रहा है, जो तृणमूल के नेता थे, जो लोकल बॉडीज थे, जो पंचायत के लोग थे, उनसे पता किया जा रहा है कि उस वक्त ममता बनर्जी के इर्द गिर्द कितने लोग थे या जो लोग थे उनकी पहचान क्या है। अनुपम और प्रेमा, आप बने रहिए साथ में। ममता पर हमले की ये जो आरोप हैं बेहद गंभीर हैं, क्योंकि चुनाव के बीच मौजूदा मुख्यमंत्री पर अगर हमला होता है तो इसकी राजनीति बहुत बड़ी है। टीएमसी और बीजेपी की ओर से कड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनिए। तो ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उस भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। उनके पैर में दर्द है, पैर में चोट है, हम सब देख सकते हैं, हम अंधे नहीं है। किस तरह से घटना घटी वो बता रही है, तो अगर वो विक्टिम है, हम तो उन पे विश्वास करें कि आके जल्दी से और जोर से कुछ लोग दरवाजा बंद कर दिया। वो किस तरह से घटना घटी उन्होंने खुद ने बताया, और पुलिस भी थे। ये सब तो FIR दर्ज जरूर करेंगे, लेकिन आपके जो बयान है यहाँ पर बीजेपी का, जो अर्जुन सिंह जो सांसद है, वो कह रहे कि ये ड्रामा है, ये ड्रामाबाजी है। ये इस तरह का आपका ये सेंसिटिविटी है। आप देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, आपके लीडर को देखिए, आप फिर भी कह रहे हो कि हाँ मानते हैं अगर चोट लगे, ये अच्छे है भाई साहब। लेकिन देखिए यहाँ बंगाल में आप किस लोगों को पाल रहे हो, किस लोगों को पोस रहे हो। कमेंटिंग, आप सब समझदार हो, आपने जिंदगी भर ये सब चीजें कवर की है, बौखला गई है मैं हमारी दीदी। ये सब साइंस है ऑफ अ डिफीटेड पार्टी एंड अ डिफीटेड कैंडिडेट। नंदीग्राम से भी वो हारेंगी और 100% पश्चिम बंगाल में बदलाव सबकी आंखों के सामने। जब वो नामांकन भरने गई, जब वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर डोल रही थी, जब चंडी पाठ कर रही थी, उस सभी भी समय ये सारे आला अधिकारी, बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उनके साथ थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पहुंचे SSKM अस्पताल। इस समय की बड़ी खबर यही है, राज्यपाल पहुंचे हैं ममता बनर्जी का हालचाल लेने के लिए। प्रेमा, कितनी देर पहले पहुंचे हैं राज्यपाल, और अभी तक चूंकि राज्यपाल पे भी उनके तीखे सियासी तीर चलते रहते थे, इसीलिए हम यहां पर देख रहे हैं कि कम से कम चाहे चुनाव का समय क्यों ना हो और बाकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कितनी भी तीखी क्यों ना आ रही हो, लेकिन इस समय राज्यपाल का वहां पर पहुंचना एक सकारात्मक संकेत। इस वक्त राज्यपाल अभी कुछ 2 मिनट पहले यहाँ पे पहुंचे SSKM हॉस्पिटल, और जैसे आपने कहा कि अभी राजनीतिक माहौल है, चुनाव का माहौल है, लेकिन फिर भी जैसे हम देखते आ रहे हैं कि राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच काफी वर्बल लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी राज्यपाल यहाँ पे आ पहुंचे SSKM हॉस्पिटल। और इस वक्त इनके अलावा तृणमूल कांग्रेस नेता फिरहाद हकीम जो मिनिस्टर भी है वो यहाँ पे आ पहुंचे हैं, लेकिन राज्यपाल का यहाँ आना, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की देखभाल के बारे में पूछना, ये काफी बड़ी बात है। और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता भी यहाँ पे है, और बीजेपी की तरफ से बीजेपी नेता स्वपन दासगुप्ता का कहना है कि अगर सेंट्रल सिक्योरिटी की तरफ से कुछ मदद चाहिए, अगर एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, तो वो तैयारी भी हो सकती है, क्योंकि अभी बीजेपी का कहना ये भी है कि ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये एक साजिश है, लेकिन बीजेपी का ये भी कहना है कि ममता बनर्जी को अगर एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए वो इंतजाम भी हो सकता है। श्वेता, अनुपम, असल में हम अगर
पिछले कुछ समय को देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से आरोप लगाए थे, चाहे जेपी नड्डा के काफिले पर हमले की बात हो या फिर बाद में जो उनके प्रचार रथ थे उन पर उनके साथ तोड़फोड़ हो, तो टीएमसी की तरफ से भी ऐसा नहीं है कि कोई जवाब इस तरह के दिए जाते थे जो कि संवेदनशील होते। ये राजनीति की त्रासदी है। लेकिन आज की तारीख में अधिकतर नेताओं से जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो क्या कह रही हैं, किस ओर इशारा कर रही हैं? जी देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक घटनाक्रम ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है बंगाल में, और ये जो साजिश का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है, इस आरोप के बाद ही पूरी तरह से राजनीति घूम गई है। अब तक बहुत सारे पड़ाव हमने देखे, विरासत की लड़ाई, धार्मिक लड़ाई, धार्मिक भावनाओं को आकृष्ट करने की लड़ाई, लेकिन अब जो ये मोड़ आया है ये बड़ा मोड़ है। और आपको बताऊं, ये जो जांच का सिलसिला है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इस जांच में कुछ निकलेगा, क्योंकि आरोप बहुत बड़े हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रॉपर होना पड़ेगा, बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगा तभी कुछ बात सामने आ पाएगी। और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इसलिए भी अभी अहम हो गई है कि चुनाव बिल्कुल सामने है। ममता बनर्जी की चोट के जो टेस्ट होंगे उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि उनकी चोट कितनी बड़ी है, उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। चोट में अगर काफी गंभीर टेस्ट में अगर काफी गंभीर चोटें आती हैं तो फिर इसका जो मोड़ है किसी दूसरे तरफ भी मुड़ने के चांस हैं, क्योंकि जब अगर ममता बनर्जी जैसी शख्सियत चोटिल होती हैं और वो चोट बड़ी होती है तो उसका एक भावनात्मक पहलू भी होता है। सहानुभूति मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में सहानुभूति जो ममता बनर्जी को इससे पहले भी मिली है, और ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी घायल हुई हैं। ममता बनर्जी इससे पहले भी बहुत बार घायल हुई हैं, तो उस वक्त भी आरोप लगे हैं और कई बार आरोप लगे हैं कि ममता बनर्जी गलत बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। तो ये आरोप इस वक्त भी लगेंगे और लगते रहेंगे। ऐसे में किसको ज्यादा फायदा हो रहा है उस पर भी निर्भर कर रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति किस ओर जा रही है। श्वेता, बड़ी अजीब सी परिस्थितियां हो जाती हैं, और ये सिर्फ टीएमसी और बीजेपी की बात नहीं है बल्कि कांग्रेस की ओर से भी जो प्रतिक्रिया आ रही है आपको सुना देते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है, सुनिए। कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तो अब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की जरूरत है, ये पखंडी की जरूरत होती है, तो इसलिए पखंड किया जाता है। क्योंकि बंगाल के ममता बनर्जी से ममता बनर्जी नहीं है, बंगाल के मुख्यमंत्री भी है और पुलिस मंत्री भी है। लेकिन तज्जुब की बात यह होती है कि जब उन पे हमला होती है उस समय कोई पुलिस वाले वहां आजू बाजू में नहीं रहते। तो इससे आम लोग को सामने और ज्यादा क्या बोलना चाहिए कि बंगाल के पुलिस मंत्री के साथ पुलिस नहीं है, ये किसी को यकीन में आएगा? किसी ने इस पे भरोसा करेगा इन बात पे? जब सारे नंदीग्राम में पुलिस ने अपने जाल बिछा दिया, अपने सुरक्षा की एक जाल बिछा दिया सारे नंदीग्राम में। ममता बनर्जी जहां ठहरे हुए हैं आजू बाजू चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा मतलब फैला गया है चारों तरफ। तो इसी हालत में ममता बनर्जी के ऊपर 3-4 युवक नौजवान आए हैं और धक्का दिए हैं, और लगे तो लगे चोट, पैर में लगे हैं। ये किसी को यकीन करने का चीज है? ये अधीर रंजन चौधरी शब्दों को मिला जुला भी नहीं रहे हैं, गोल गोल नहीं घुमा रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगा दिया है कि जब मुख्यमंत्री हैं और उनके अधीन है राज्य की पुलिस, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी सुरक्षा में से कोलकाता पुलिस ही नदारद हो गई। बहरहाल जगदीप धनखड़ जब कुछ देर पहले पहुंचे, अभी भीतर है ही मुख्यमंत्री का हालचाल जानने के लिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जब पहुंचे थे उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच रिश्ते सार्वजनिक तौर पर नजर आते रहे हैं कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ अपनी तरफ से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। समय समय पर बहुत सारे मुद्दों पर पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, और ममता बनर्जी भी उतने ही तल्ख जवाब देती रही हैं। लेकिन आज ममता बनर्जी जब एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हैं, पैर में उन्हें चोट आई है और उनका आरोप है कि ये एक साजिश के तहत उन्हें चोट पहुंचाई गई है, तब राज्यपाल पहुंचे हैं उनका हालचाल लेने के लिए, उनकी तबीयत पूछने के लिए। 6 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया है ममता बनर्जी के इलाज के लिए। लेकिन जब उन्हें ये चोट आई थी, जब ये सबसे पहले सबके सामने आया कि ममता बनर्जी को चोट आई है और इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, तो दरअसल ये ममता बनर्जी की अपनी तरफ से लगाया हुआ एक आरोप था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था इस चोट लगने के फौरन बाद।
मैं कलकत्ता में वापस जा रही कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर नोट कर रहा था, 4-5 आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और उनको पूरा चौक हो गया। देखो कितना पुल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके ओके, कलकत्ता वापस जाएंगे अभी बहुत अभी जॉब। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बरोलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? दीदी किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? तो बीजेपी की तरफ से इशारों में कहा जा रहा है कि इस मामले में कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। अधीर रंजन चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ममता बनर्जी सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं कि उनके ऊपर साजिश के तहत हमला किया गया है और इस सब के बीच जो सच्चाई है वो सब जानना चाहते हैं और ममता बनर्जी की तबीयत कैसी है ये भी जानना चाहते हैं। तो जैसे ही एसएसकेएम अस्पताल में कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है, हम प्रेमा आपके पास दोबारा आएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। साथ ही अनुपम, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। अब हम बंगाल चुनाव की भीषण भक्ति काल की बात करते हैं, जिसमें हिंदू होना ही काफी नहीं है, हिंदू दिखना जरूरी है। नेताओं को यही एक मंत्र मिल गया है जिससे असली मुद्दों का तो हवन हो गया और मंदिरों में जाकर वोट का प्रसाद पाने की सिद्धि हो रही है। ममता बनर्जी अभी उस अवतार में आ गई हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। नंदीग्राम में वो मंदिर जा रही हैं, खुद को ब्राह्मण बता रही हैं, मंच से वो कल चंडी पाठ कर चुकी हैं, लेकिन बीजेपी भी उनके चंडी पाठ में खोट निकाल रही है और उन्हें चुनावी हिंदू बता रही है। बंगाल में अब इस बात की लड़ाई है कि बड़ा हिंदू कौन है। हिंदू घरेर में আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে যাবেন না। चुनाव के दौरान उसका जो नौटंकीबाजी चल रहा है, या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। बाहरी मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही। ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया। ये हिंदू धर्म का इतना सत्यानाश कर रहा है। नमस्ते जलभाषे, नमस्ते जलछायिने, नमस्ते केशवानंद। ইনশাআল্লাহ বন্ধ করে দিয়েছেন, খোদা হাফিজ বন্ধ করে দিয়েছেন ওড়িশা। जिस नंदीग्राम में ममता बनर्जी 14 साल की राजनीति का चक्कर काट कर लौटी है, उसी नंदीग्राम में वो अपने नए राजनीतिक अवतार से मंदिरों के चक्कर भी लगा रही है, पूजा पाठ कर रही है, आरती उतार रही है। ममता बनर्जी का ये रूप तो कैमरे पर कभी दिखा नहीं, इसलिए अब इसे उनकी मजबूरी कहे या आज की चुनावी राजनीति के लिए जरूरी, जिसमें हिंदू होना ही काफी नहीं है, मंदिरों में जाकर हिंदू दिखना सबसे बड़ी चुनावी योग्यता है। दीदियां बाहर निकल रही हैं। ये देखिए, सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन यहाँ पर दीदी स्वीकार करती हुई भारी तादाद में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और दीदी अब मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से ममता बनर्जी अब मुलाकात करने के लिए जा रही हैं आगे की ओर। भारी तादाद में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए आई हैं और सभी का हाथ जोड़कर यहाँ पर अभिवादन ममता बनर्जी स्वीकार करते हुए नजर आ रही है। यकीनन पूजा पाठ के बाद, आरती करने के बाद दीदी अब यहाँ पर सीधे ये दूसरा छोटा सा मंदिर है वहां पर सत्या अंदर की तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर दीदी अंदर पहुंच गई हैं पुजारी से, अब वो हाथ जोड़कर कुछ कहती भी नजर आ रही है, जैसा कि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ। और अब वो सीधे अंदर जाकर भगवान के हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए, सत्या आप ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए, एक तरफ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आरती और यहाँ पर टीका लगाते हुए पुजारी जी नजर आ रहे हैं। नामांकन से पहले महारुद्र सिद्धनाथ मंदिर, नामांकन के बाद काली मंदिर, कल तीन मंदिर, हरि मंदिर, दुर्गा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, बस मंदिरों के नाम सुनते जाइए। ऐसा लगता है कि नंदीग्राम में 3 दिन में दीदी कोई मंदिर नहीं छोड़ेंगी। बंगाल में मैंने दीदी को देखा, जो वहां के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे
डॉन के अखबार को। ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। वाह रे मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। वाह रे मोदी, दीदी चुनाव जो न कराए आपको। ममता बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। बंगाल में बीजेपी पार्टी आने के बाद ममता बनर्जी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी बीजेपी से कम हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। रामनवमी का जुलूस निकलेगा, वहां पर लाठीचार्ज करेंगे। दुर्गा विसर्जन के लिए हम प्रतिबंध लगा देंगे। कोर्ट दुर्गा विसर्जन की इजाजत देगा। मुहर्रम का जुलूस में आप हथियार लेके निकल सकते हैं। रामनवमी के जुलूस में आप हनुमान जी का सोठा लेके निकले तो आपके ऊपर आर्म चेक लगा के बंद कर देंगे आपको। ये सब जो दमन लोगों ने देखा है ना, ये भूल थोड़ी सकते। अब भले आप कितना भी चंडी पाठ करो तो इससे जो आपके पुराने पाप धुल थोड़ी जाएंगे। दीदी के विरोधी अब ताने दे रहे कि वो चुनावी हिंदू हो गई, बीजेपी को कॉपी कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने तो नंदीग्राम पहुंचते ही क्लियर कर दिया था कि बीजेपी को हिंदू कार्ड खेलने नहीं देंगे। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। ममता खुद भी ब्राह्मण पहचान बता रही है। ये बता रही है कि घर से वो निकलती है तो चंडी पाठ करती है, मन से वो चंडी पाठ सुना भी रही है। लेकिन जब ऐसी राजनीति चल पड़ी तो बात यहीं कहाँ रुकेगी। बीजेपी ने उनके चंडी पाठ में भी खोट निकाली, सही उच्चारण वाला वीडियो बना दिया। महिषासुर निर्नाश विधात्री बलदे नमो। महिषासुर निर्नाश भक्ता जी ने गलत सरस्वती मंत्र बोला। ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया। ममता बनर्जी राम शब्द सुनकर गुस्सा आता है, अपशब्द बोलता है, इसलिए जोगी जी पूजा पाठ करता है। असली मंत्र सुनने के लिए जोगी जी को एक बार लाना ही पड़ेगा। नहीं, ये मेरा मन का इच्छा। मैं ये हिंदू धर्म का इतना सत्यानाश कर रहा है। हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है, वो सुबह गोरखपुर की मठ की महाराज है, उसको आना चाहिए सही मंत्र सुनने के लिए। यानी इस राजनीति में सबका जोर ये दिखाने पर है कि बड़ा हिंदू कौन है। बीजेपी का तो ये चुनावी एकाधिकार रहा है जिसे ममता बनर्जी अपने नए अवतार से चैलेंज कर रही है और बीजेपी की चुनावी पिच पर जाकर खेल रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्र और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी अगर चुनाव के समय मंदिरों में जा रही हैं, खुद को ब्राह्मण बता रही हैं, मन से चंडी पाठ कर रही हैं, तो ये सब उनकी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी उन पर लगातार हिंदू विरोधी होने और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। जय श्री राम के नारे पर जिस तरह से दीदी चिढ़ती थी, उससे भी बीजेपी को मौका मिला था। ये बंगाल में लोकसभा चुनाव में खूब चला था और बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में भी इसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बीजेपी के हिंदू कार्ड की काट की तैयारी ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में झटके के बाद से ही कर ली थी। इसी के तहत ममता सरकार ने 37,000 दुर्गा पूजा समितियों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया था। पूजा समितियों को बिजली बिल में 50% की छूट दी गई। आयोजन समितियों से कोई टैक्स न वसूलने का ऐलान हुआ। मंदिर के पुजारियों को 1,000 रुपए का मासिक भत्ता और मुफ्त मकान देने का ऐलान हुआ। ये फैसले इसीलिए हुए थे क्योंकि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण के दाग धोना चाहती थी। अब जो मंदिर पॉलिटिक्स हो रही है वो दीदी की इसी रणनीति का एक्सटेंशन है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के हिंदू कार्ड की काट निकाली। बंगाल में 70% हिंदू वोटर हैं, 30% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम वोटर्स का झुकाव ममता की तरफ है और हिंदू वोटर्स को दीदी बीजेपी की तरफ किसी भी हाल में पूरी तरह से जाने नहीं देंगी, जिसके लिए वो नए अवतार में आई। अब ममता बनर्जी कुछ भी करें, बंगाल में बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। पीएम ने आज बड़ी भविष्यवाणी की है और संसदीय दल की बैठक में चुनावी जीत के मंत्र दिए हैं। बंगाल की जीत बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है, कैसे बंगाल के नतीजे बीजेपी और विपक्ष दोनों की सियासी चाल तय करेंगे, यह हम आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी स्वागतम, 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 नरेंद्र मोदी स्वागतम।
लोकसभा में टीएमसी हार और इस बार पूरी साथ। आप लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है। ये बात पीएम ने 3 दिन पहले कोलकाता में कही थी, जब ब्रिगेड मैदान में उनकी मेगा रैली हुई थी और लाखों लोग आए थे। 2 मई बंगाल के नतीजे का दिन है, लेकिन पीएम पहले से ही कॉन्फिडेंट है। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में भी पीएम ने भविष्यवाणी की है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। बस जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसे गंभीरता से ले और निभाए भी, यही जीत का मंत्र है। बहुत साल बर्बाद हो चुके हैं, अब बंगाल को बर्बाद होने का अवसर किसी को नहीं देना चाहिए और इसलिए हम आशोल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। असल परिवर्तन बंगाल में पीएम का नारा है और इसी से वो दीदी को चैलेंज कर रहे हैं। बंगाल के चुनावी मैदान में जब से पीएम उतरे हैं, पूरा चुनाव मोदी बनाम दीदी हो गया है। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया। ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा, अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस साथ में परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी भी पीएम को ललकार रही हैं कि बंगाल में नेता नंबर 1 वही है। बीजेपी ने उन्हें घेरा जरूर है, लेकिन इस घेराबंदी से भी दीदी अगर निकल गई तो सियासी मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। इसीलिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी के लिए हर चुनाव में पीएम मोदी जीत की पक्की गारंटी रहे। बंगाल के प्रचार में उनकी करीब 20 रैलियां हैं। 7 मार्च को उन्होंने ब्रिगेड परेड मैदान में रैली की थी। 18 मार्च को वो पुरुलिया और 20 मार्च को कांथी में रैली करेंगे। बंगाल जीतना तो बीजेपी का पुराना सपना रहा है और इस सपने को पूरा करने का सबसे बड़ा चांस आ गया है। पहली बार बंगाल में बीजेपी सीरियस चैलेंजर के तौर पर है और ममता बनर्जी को भी खतरा साफ दिख रहा है। भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा। बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। ममता बनर्जी जिस तरह से हमलावर हैं, उससे उनकी बेचैनी दिख रही है। दीदी खुद को बीजेपी को रोकने वाला गोलकीपर बता रही हैं, लेकिन बीजेपी को बंगाल में जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा, क्योंकि बात सिर्फ बंगाल की नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव में बंगाल और असम ही ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सबसे ज्यादा निगाहें हैं। बंगाल में दीदी की सत्ता छीनने का चांस है तो असम में सत्ता में बने रहने का चैलेंज। बड़ी बात यह भी है कि बंगाल और असम के चुनावी नतीजे टीम मोदी और विपक्ष दोनों की सियासी चाल तय करेंगे। आज भारत की समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा हो गया है, क्योंकि आज भारतीय नौसेना को साइलेंट किलर मिल गया है, जिसका नाम है आईएनएस करंज, जो दुश्मन के इरादों को 440 वोल्ट का करंट देने के लिए तैयार हो चुकी है। आईएनएस करंज को आज भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया गया। मुंबई के मडगांव डॉक पर सबमरीन को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। नौसेना की मुंबई स्थित पश्चिमी कमान के मुख्यालय में सैन्य परंपरा के तहत आईएनएस करंज को जंगी बेड़े में शामिल किया गया। आईएनएस करंज एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जिसे मडगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। करंज को पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है।
नौसेना के अनुसार हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और अरब सागर के पास पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए यह सबमरीन बहुत अहम भूमिका निभाएगी। आईएनएस करंज की ताकत और खासियतें ऐसी हैं जो इसे दुनिया की अत्याधुनिक सबमरीन्स की लिस्ट में तो शामिल करवाती ही हैं और दुश्मन को भनक लगे बिना उस पर हमला करने की काबिलियत इस सबमरीन को साइलेंट किलर साबित करती है। के से किलर इंस्टिंक्ट, ए से आत्मनिर्भर, आर से रेडी यानी तैयार, ए से एग्रेसिव यानी आक्रामक, एन से निम्बल यानी फुर्तीली और जे से जोश यानी आईएनएस करंज। आईएनएस करंज सबसे पहले 1969 में भारतीय नौसेना का हिस्सा बनी थी, जिसने 1971 के जंग में दुश्मन को पानी पिला दिया था। 2003 में रिटायर होने के बाद अब भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नया अवतार ले चुकी है आईएनएस करंज, जो दुश्मन को जोर का करंट देती है, लेकिन बेहद शांति के साथ। तो देखिए, कन्वेंशनल सबमरीन है, नॉर्मल बैटरीज पे चलती है और खास बात यह है कि बहुत ही साइलेंट है, स्टेल्दी प्लेटफॉर्म है हमारा। अगर आप मोटो भी देखेंगे तो नित्य निर्घोष निर्भीक हमने इसीलिए रखा है कि ऑलवेज स्टेल्दी एंड फियरलेस। तो किसी भी सबमरीन की सबसे खास बात होती है कि उसका स्टेल्थ, क्योंकि अगर एक सबमरीन ने अपना स्टेल्थ लूज कर दिया तो पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। तो इसकी जो अंदर नॉइस प्रोड्यूस करने वाली मशीनरीज जो हैं वो इतनी शांत हैं कि उनसे पानी में बिल्कुल भी नॉइज नहीं जाती है, जिसकी वजह से एनिमी शिप्स को पकड़ना इस सबमरीन के लिए बिल्कुल ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आईएनएस करंज में 1000 से ज्यादा उपकरणों और मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके बावजूद बगैर आवाज किए ये पानी में चलने वाली दुनिया की सबसे शांत पनडुब्बियों में से एक है। यही खासियत इसे दुनिया की सबसे पावरफुल साइलेंट किलर बनाती है। ये कन्वेंशनल सबमरीन एक बार में 12,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकती है। इसमें 8 अफसर और 35 नौसैनिक काम कर सकते हैं। ये समुद्र के अंदर 350 मीटर तक गोता लगा सकती है और समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। करंज पानी के भीतर 45 से 52 दिनों तक लगातार रह सकती है। ये भारत की पहली ऐसी सबमरीन है जिसे लंबी दूरी वाले मिशन में ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं है। अपनी इन खूबियों के चलते आईएनएस करंज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डीजल सबमरीन्स में शामिल है और सबसे बढ़कर ये सबमरीन आत्मनिर्भर भारत की ब्रांड एम्बेसडर भी है। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ाने के लिए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है आईएनएस करंज। इस वक्त हम करंज पर मौजूद है और ये जो सबमरीन है वो पूरी तरीके से जो है आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उस पर कामयाब उतरती है, क्योंकि ये जो सबमरीन है वो पूरी तरीके से भारत में बनी हुई है। आईएनएस करंज, अगर करंज की जो बात करें तो ये बहुत ही जाना माना नाम है, लेकिन फिलहाल ये जो करंज है वो पूरी तरीके से मॉडर्न टेक्निक से लैस है। आईएनएस करंज जितनी शांत है, दुश्मन पर उतनी ही तेजी से हमला करने में सक्षम है। इस सबमरीन में दुश्मन के जहाज को तबाह करने के लिए टॉर्पीडो लगे हैं। सतह और पानी के अंदर एंटी शिप मिसाइल दागने की क्षमता है। ये समुद्र में बारूदी सुरंगें भी बिछा सकती है और जरूरत पड़ने पर मरीन कमांडो ऑपरेशन भी लॉन्च कर सकती है। आईएनएस करंज को साल 2018 में समुद्र में टेस्ट के लिए उतारा गया था। तब से अब तक करंज हर टेस्ट में अव्वल रही है। 5 साल के आसपास इस सबमरीन ने लिया लॉन्च से कमीशन होने तक, लेकिन उस 5 साल में इस सबमरीन ने कम से कम भी नहीं तो 100 से 120 दिन एट सी हम लोगों ने निकाले हैं। और उस 120 दिन में इस सबमरीन ने अगर फिगर देखेंगे तो 380 से 390 ट्रायल्स, जो पूरे इन ट्रायल्स को आप वेरियस माइलस्टोन्स में काउंट कर सकते हैं। तो वो पूरे माइलस्टोन पूरे
390 माइलस्टोन जो हमने 120 दिन में कंप्लीट किए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। करीब 70 किलोमीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 1600 टन वजनी आईएनएस करंज कलवरी क्लास की सबमरीन है। इसी क्लास की 2 सबमरीन कलवरी और खंदेरी पहले ही नौसेना में शामिल हो चुकी है। कलवरी क्लास की कुल 6 सबमरीन मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाई जा रही है। We all know that Indian Navy has been a strong proponent of indigenization and self-reliance in defense over the past 7 decades. At present, 40 out of the 42 ships and submarines on order, 40 are being constructed in Indian shipyards. 3 तरफ से समंदर में घिरे हिंदुस्तान के लिए आईएनएस करंज और उसके जैसी सबमरीन्स दुश्मन के इरादों पर पानी फेरती हैं। आईएनएस करंज का भारतीय नौसेना में शामिल होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर में चीन की चालबाजी कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। कोई भी सबमरीन तब ताकतवर होती है कि उसमें से जो आवाज है वो कम से कम निकले। इसके लिए ये जो सबमरीन है वो दुश्मनी तटों के बहुत ही ज्यादा करीब जा सकती है। एक तो जो बाकी की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है वो बहुत लंबी होती है। ये जो कन्वेंशनल सबमरीन है, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ये छोटी होती है, इसलिए ये आसानी से मुड़ सकती है। और साथ ही जो कोस्टल एरिया होते हैं दुश्मनों के, उसके बेहद ही करीब जाके, दुश्मनों के रेडार पर ना जाके, उनमें वो ना दिखे और बेहद ही करीबी जाकर वहां से ज्यादा इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं और दुश्मन पर बहुत ही बारीकी से प्रहार कर सकते हैं। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। आईएनएस करंज स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। आप सोच रहे होंगे यहां स्कॉर्पियन क्लास का क्या मतलब है। नौसेना की प्रथा के अनुसार नए डिजाइन के युद्धपोत या पनडुब्बी को पहले एक नाम दिया जाता है और बाद में उसी डिजाइन पर बनने वाले दूसरे युद्धपोतों और पनडुब्बियों को उस क्लास का माना जाता है। जैसे स्कॉर्पियन अपनी श्रेणी की पहली पनडुब्बी है तो उस डिजाइन पर बनने वाली बाकी की पनडुब्बियों को स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी कहा जाएगा। स्कॉर्पियन फ्रांस की पनडुब्बी थी। इसकी डिजाइन के आधार पर भारत ने 6 पनडुब्बियां बनाने का निर्णय किया था। इनमें पहली पनडुब्बी थी आईएनएस कलवरी, दूसरी आईएनएस खंडेरी, दोनों नेवी में शामिल हो चुकी है और अब तीसरी पनडुब्बी है आईएनएस करंज जो आज शामिल हुई। भारत के संदर्भ में चूंकि पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी थी, इसीलिए बाकी की 5 पनडुब्बियों को कलवरी क्लास की पनडुब्बी कहा जाएगा और दुनिया के संदर्भ में इन्हें स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी कहा जाएगा। भारतीय नेवी की एक परंपरा और रही है कि रिटायर हो चुके युद्धपोत और सबमरीन के नाम से ही नए सबमरीन और युद्धपोत के नाम रखे जाते हैं। पुरानी आईएनएस करंज को वर्ष 1969 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और साल 2003 में सेवानिवृत्त किया गया। अब नई सबमरीन का नाम आईएनएस करंज रखा गया है जो पुरानी करंज सबमरीन से कई गुना आधुनिक और ताकतवर है। वैसे सबमरीन वाली ताकत के लिहाज से देखें तो भारत अभी भी काफी पीछे है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि नॉर्थ कोरिया के पास सबसे ज्यादा 71 सबमरीन्स है। दूसरे नंबर पर 68 सबमरीन्स के साथ अमेरिका, तीसरे नंबर पर चीन है जिसकी नौसेना के बेड़े में 66 सबमरीन्स है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रूस है जिसके पास 64 सबमरीन्स का बेड़ा है। भारत के पास अब तक 16 सबमरीन्स थी, अब आईएनएस करंज के बाद यह संख्या 17 हो गई है। भारतीय नौसेना की सबमरीन्स की बात करें तो आईएनएस करंज को मिलाकर भारतीय नौसेना में अब 15 डीजल सबमरीन्स हो गई है। इसके अलावा 2 परमाणु सबमरीन हैं जिनके नाम अरिहंत और आईएनएस चक्र हैं।